नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में अब एक महीना भी नहीं बचा है और एक महीने में अब आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू हो सकें आपको उतने ज़्यादा एमसीक्यू लगाने होंगे। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आया था। आप डेली इसके दो दो वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने एक बार इन एमसीक्यू लगा लिया तो यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न इसी सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी बताया कि यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 इन सब का संकलन इसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है। तो आपको बिना कुछ देरी किए हुए इसको डेली देखना है, क्योंकि यह आपकी सक्सेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए, एमपीपीएससी आपसे यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न बना सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या बना सकता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। अब आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको पता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, 164। तो हमारा भी एक राज्य है, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 164 के द्वारा ही की जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको याद रखना है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए, अनुच्छेद 164 में मुख्य रूप से कहा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। याद रखना इस बात को। ठीक है, अब देखो यहां पर उपराष्ट्रपति किसकी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, अब यहां पर राज्यों में राज्यपाल करेगा। बात समझ में आ गई। अब हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है रविशंकर शुक्ल जी। बहुत बार प्रश्न आया है। अब आप ये छोटे छोटे फैक्ट समझ के आप इनको इग्नोर करते हो तो बिल्कुल नहीं करना है। प्रथम महिला की हम बात करते हैं तो उमा भारती जी थी, और वर्तमान में हम बात करते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुशल प्रशासन यानी शहरी क्षेत्रों में प्रशासन अच्छा चलाने के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो देखो, दो बात अलग अलग है, दोनों बात को याद रखना। एक है मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ठीक है। फिर एक हमारे मध्य प्रदेश में आता है मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। अब ये दोनों क्या हुए, अलग अलग साल में आए थे। तो जैसे निगम अधिनियम की हम बात करते तो ये आया 1956 में। वहीं हम नगर पालिका अधिनियम की बात करते तो ये कब आया था, 1961 में आया था। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। कभी नगर निगम की बात करेगा तो आपको लगा के आना है 1956, और उसके बाद नगर पालिका अधिनियम पूछता है तो आपको लगा के आना है 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी वाला। अब मध्य प्रदेश में 74वां संविधान संशोधन आता है, आप सभी को पता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मुख्य रूप से जो हमारी नगर पालिका या नगरीय निकाय थी उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इनको टोटल कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय इनको प्रदान किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि मत्स्य उद्योग एक विषय नहीं है, बाकी रजिस्ट्रेशन करना, शादी का सर्टिफिकेट बनवाना, अग्निशमन सेवाएं, छोटे मोटे रोजगार, पुलिया बनवाना, नाली की सफाई करवाना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, 74वें संविधान संशोधन के 18 विषय के अंतर्गत आते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें आरक्षण का प्रावधान किसमें, तो 243T के अंतर्गत मुख्य रूप से नगरीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये आरक्षण का प्रावधान हमें 1/3 देखने को मिलता है, परंतु हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने कितना कर रखा है, 1/2 कर रखा है, यानी 50% कर रखा है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश या मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्य में प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था भी संपूर्ण रूप से किसके अधीन चलती है? मुख्यमंत्री के अधीन चलती है। अब मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, तो हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उस व्यक्ति का नाम होता है मुख्य सचिव। हर राज्य में होता है एक मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव क्या होता है? यहाँ पर मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। ठीक है। सहायता के लिए देखिए सलाहकार पूछा है, कभी सहायता के लिए पूछेंगे कि मुख्यमंत्री की सहायता कौन करता है चलाने के लिए, तो आपको बताना है मंत्रिपरिषद। कौन करती है सहायता? मंत्रिपरिषद करती है। वहीं सलाह कौन देता है? राज्यों में क्या लागू करना है, कैसे लागू करना है, उन सभी के लिए मुख्य सचिव करता है। अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव का नाम है H.C. कामत। कौन थे? H.C. कामत। प्रथम महिला सचिव की हम बात करते तो निर्मला बुच, ये मध्य प्रदेश की प्रथम IAS भी थी। फिर भैया दूसरी महिला की हम बात करते तो बीरा राणा, ये मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। वर्तमान में कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव, तो आप सभी को पता होगा अनुराग जैन जी हैं। कौन है? अनुराग जैन जी मध्य प्रदेश के वर्तमान में कौन है? मुख्य सचिव हैं। तो ये प्रथम महिला हो गई, ये दूसरी महिला हो गई जिन्हें अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया था। जब इकबाल सिंह बेस का कार्यकाल खत्म होता है तो कार्यवाहक मुख्य सचिव बीरा राणा को बनाया गया, और वर्तमान में है अनुराग जैन जी। मुख्य सचिव का काम होता है कि राज्य में जो भी प्रशासन होता है, प्रशासन जो चलाने का मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के अंडर में ही संभाग आयुक्त, कलेक्टर आदि क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक समिति बनाई जाती है, उसका नाम रहता है बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपने रिपोर्ट सौंपती है और ये बोलती है कि मध्य प्रदेश में, भारत में मुख्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बननी चाहिए। तो इसका नाम क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। अब त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1959 के दिन राजस्थान के नागौर में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या की जाती है? लागू की जाती है। ठीक है। उसके बाद 1977 में एक अलग समिति बनती है, उसका नाम रहता है अशोक मेहता समिति। और ये अशोक मेहता समिति आप सभी को पता है 2 टायर या में मुख्य रूप से 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। 1983 में हनुमंता राव समिति बनती है, हनुमंता राव समिति बनती है। फिर 1985 में GBK राव समिति बनती है। फिर 1989 में LM सिंघवी समिति बनती है, और ये LM सिंघवी समिति सर्वप्रथम किसकी बात करती है? पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की बात करती है। और ये MPPSC ने पूछा भी हुआ है कि कौन सी समिति थी जिसने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की बात की थी? तो वो थी LM सिंघवी समिति। उसके बाद संविधान में 1992 में 73वां संविधान संशोधन पेश किया जाता है जो पारित हो जाता है, और उसके बाद पंचायतों को संविधान अधिकार दे दिए गए थे। उसमें टोटल विषय कितने? तो उनके टोटल 29 विषय हैं। किसके? पंचायतों के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? यानी यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो गोवंश था उसके वध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में लाया जाता है। ठीक है। अब इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो यहाँ पर पशु चिकित्सा सेवाएं, फिर आयुक्त, इन सभी को क्या करता है? नियुक्त करता है। तो उसका नाम है पशु चिकित्सा अधिकारी, हर राज्य में होता है। अब देखिए इस प्रतिषेध अधिनियम में क्या बोला गया है? कभी आप गोवंश की क्या कर देते हैं? हत्या करते हैं। कभी हत्या करते हैं तो आपको कितने साल की जेल होगी? तो 7 साल की जेल होगी। ठीक है। और कभी आपके पास गो मांस रखा हुआ मिल जाता है तो उसके लिए आपको कितने साल की जेल होगी? 3 साल की जेल होगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं बता देता हूँ कि बेटा टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो।
अब कैसे लगाना है टेस्ट सीरीज, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आप जैसे ही सुबह उठो तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है, एक टेस्ट लगाना है। फिर जैसे ही शाम को तो सोते समय आपको क्या करना है, एक टेस्ट लगाना है। ये दोनों टेस्ट आपको क्या करने हैं, एक दिन में लगाने हैं, 2 टेस्ट। अब इस टेस्ट का एनालिसिस आप दिन में ही कर लो और इसका मॉर्निंग में उठ के आप इसका एनालिसिस कर लो और एनालिसिस करके पूरे फैक्ट क्या कर लो, उस पीडीएफ में ही लिख लो। अब जो हमारी एफएलटी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको टोटल 50 टेस्ट मिल रहे हैं, उसमें हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो पीडीएफ आप निकला लो और उनको लगाना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर टिक लगा लो। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते हैं, जैसे मैं बताता हूँ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या कर लो, आप अपने आंसर्स में जोड़ लो। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कितनी बार बताया है कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में हमें देखने को मिलती है और मध्य प्रदेश के दक्षिण में हमें एक ही पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है और उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसका नाम है। इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। एक का नाम है मैकाल श्रेणी जो पूर्वी भाग कहलाता है, फिर दूसरा मध्य वाले को बोलते हैं महादेव श्रेणी और तीसरे वाले को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, राजपीपला श्रेणी। अब सतपुड़ा इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये 7 पहाड़ों का क्या है, एक समूह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सतपुड़ा। ये नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग में हमें देखने को मिलती है। महादेव श्रेणी के ऊपर इसके ऊपर एक चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़, जिसकी टोटल ऊंचाई है 1350 मीटर। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर पड़ती है, नर्मदापुरम जिले के हमारे पचमढ़ी में पड़ती है। उसके बाद इसकी दूसरी चोटी हमें देखने को मिलती है चोरागढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1326 मीटर। यह भी हमें कहाँ पर पड़ती है, ये भी हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, मुख्य रूप से तो पचमढ़ी में ही देखने को मिलती है, चौड़ागढ़ महादेव। फिर मैकाल श्रृंखला के ऊपर यहाँ पर अमरकंटक चोटी है जिसकी ऊंचाई 1050 मीटर से क्या है, अधिक है। तो याद रखना ये प्रमुख चोटियाँ हैं। धूपगढ़ बताती, चौड़ागढ़ बता दी, अमरकंटक बता दी, ये सभी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरता है, नर्मदा नदी के उत्तर में, जिसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसके सबसे पूर्वी भाग को कैमूर के नाम से जाना जाता है, मध्य वाले भाग को भांडेर के नाम से जाना जाता है। फिर मालवा का पठार मुख्य रूप से विंध्यन श्रेणी का ही पार्ट बताया जाता है और गोपांचल पहाड़ी आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ती है, ग्वालियर में पड़ती है। और इस गोपांचल पहाड़ी के ऊपर ही हमें क्या देखने को मिलता है, ग्वालियर का किला देखने को मिलता है, जिसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा कराया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्वालियर के किले पे हमें कितने गेट देखने को मिलते हैं और उनके नाम भी आप जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? जलोढ़ का मतलब हो गया कौन सी, एलुवियल सॉइल। कौन सी जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से काय से होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से। आप सभी को पता होगा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और अधिकतम जलोढ़ मृदा हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर एक नदी बहती है चंबल नदी, और ये चंबल नदी किसका भाग है, तो गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का ही भाग है। तो हमें जलोढ़ मृदा भी कहाँ पर देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलती है या मध्य भारत में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब मध्य भारत के अंतर्गत इंदौर मालवा में आता है, खरगोन निमाड़ में आता है, मंडला पूर्वी क्षेत्र में आता है, मुरैना भिंड ग्वालियर शिवपुरी ये चारों किस में आते हैं, मध्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर हमें कौन सी मृदा देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जिसमें मालवा प्लस निमाड़ होता है, इसमें हमें मुख्य रूप से क्या देखने को मिलती है, काली मृदा देखने को मिलती है। जब हम बुंदेलखंड वाले रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिश्रित मृदा देखने को मिलेगी। कैसी, मिश्रित मृदा देखने को मिलेगी। फिर हम जब बघेलखंड वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हमें मुख्य रूप से कौन सी मृदा देखने को मिलती है, लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। और जब हम बालाघाट वाले क्षेत्र में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है लेटेराइट सॉइल या लेटेराइट मृदा। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर कौन सी मृदा मिलती है। तो इससे ज़रूर अब आपसे इंदौर देवास उज्जैन शाजापुर आएगा तो आप क्या लगाओगे, काली मृदा। फिर आ जाएगा खरगोन खंडवा धार झाबुआ, तो यहाँ पर भी काली मृदा लगाओगे।
फिर मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीढ़ी लगाओगे तो कौन सी लगाओगे? लाल पीली मृदा लगाओगे। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल फैलने वाली मृदा कौन सी है? काली मृदा है, जिसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत, आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल पांच भागों में बटा हुआ है। उसके सबसे निचले पार्ट को क्या कहा जाता है, ये पूछा हुआ है, तो उसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। फिर जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में हमें कौन सी गैस देखने को मिलती है? ओजोन गैस देखने को मिलती है। और आप सभी को पता होगा 16 सितंबर के दिन ओजोन डे बनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानसून वन में मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मानसून वृक्ष कौन से वृक्ष होंगे? मानसून वृक्ष वो वृक्ष होंगे जो हरे भरे थोड़े टाइम तक रहते होंगे, ठीक है, यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा होता होगा वहाँ पर मानसूनी वृक्ष हमें देखने को मिलते होंगे। तो सागौन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, महुआ वृक्ष, ये सभी क्या है? मानसूनी वृक्ष हैं। परंतु चीड़ वृक्ष मानसूनी वृक्ष नहीं है। ये कम पानी वाले क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से अपना फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीला बांध परियोजना किस जिले में है? तो बीला बांध परियोजना मुख्य रूप से सागर जिले में हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर बीला नामक नदी है, जो बीना नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। उसी के ऊपर बीना जिले में ही हमें क्या बीना क्षेत्र में, जो कहाँ पर? सागर जिले के अंतर्गत बीना तहसील आती है, वहीं पर हमें बीला बांध परियोजना देखने को मिलती है। अलीराजपुर में आप सभी को पता है हथनी परियोजना देखने को मिलती है। किस नदी के ऊपर? हथनी नदी के ऊपर, जिसका वर्तमान में नाम है चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना उसका वर्तमान नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शरीर विज्ञान या औषधि में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो 2024 का दिया गया था जीन थेरेपी और माइक्रो RNA की खोज के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो याद कराऊंगा, फिर आगे कभी आता है तो मैं और कराऊंगा। अब देखिए 2025 की हम बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की। यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर। सबसे पहले साहित्य की हम बात करेंगे, क्योंकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार बहुत बार पूछा जाता है। तो साहित्य के लिए आप सभी को याद रखना है लास जलो क्रॉस जना हार कोई को दिया गया। देखिए यह हंगरी की एक लेखक है। अब देखो आप सभी को पता होगा, जब अपन कोई सी अच्छी किताब पढ़ते हैं, कोई सा अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारी लाश क्या हो जाती है? जल जाती है। मतलब ऐसी कुछ कहानी हम पढ़ते हैं जिससे हमारी तन मन में आग उल जाती है, आग लग जाती है, तो हमारी क्या हो जाती है? हमारी बॉडी को लाश बोलते हैं, तो लाश जल जाती है। तो अच्छी किताब हम जब आप पढ़ोगे तो आपकी लाश क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो साहित्य एक किताब है, तो उसके लिए किसको दिया गया है? लाश जलो को दिया गया है, याद रखना। अब देखिए शांति की बात करेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाड़ो, ठीक है। अब देखो आप सभी को पता होगा, कोरिना से आप करना कोरोना। अब कोरोना आया था, यह पूरी दुनिया में क्या हो गई थी? शांति हो गई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? पूरी दुनिया में शांति हो गई थी कि भैया लोग बाग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, ना हॉर्न की आवाज़ आती थी, ना हमें किसकी आवाज़ आती थी। तो पूरी जगह हमें क्या देखने को मिलती थी? शांति। तो कोरोना से आपको क्या कर लेना है? कोरोना कर लेना है। और कोरोना में हमें क्या देखने को मिली थी? शांति देखने को मिली थी। तो शांति का नोबेल पुरस्कार अब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप आराम से लगा देंगे, मारिया कोरिना मचाड़ो को दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और याद कर लो, जैसे चिकित्सा के बारे में दिया गया है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। याद रखना कि ये कहाँ की है? वेनेजुएला देश की है। अब देखो यहाँ पर चिकित्सा की हम बात करते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली के शोध के लिए मुख्य रूप से 3 लोगों को, मेरी ई ब्रून को, फ्रेड रॉसडेल और सिमोन साकागुची को क्या दिया गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। छोड़ो, आप तो ये दोनों अभी याद कर लो और यही दो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं बता देता हूँ कि 1000+ MCQ की PDF है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी यूनिट की अवेलेबल है। मात्र 199 में यह आपको मिल जाएगी। आप एक बार परचेस कर लो और इनके MCQ लगाना स्टार्ट कर दो। कभी आपने इनके MCQ लगा लिए तो प्रीवियस ईयर के भी आपके क्या हो जाएंगे? पूरे MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर लगाना। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मेरा कभी सजेशन मानते हो तो इसे ज़रूर परचेस करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। यहाँ पर देखो 2 प्रकार के स्वास्थ्य दिवस बनाए जाते हैं। एक होता है वर्ल्ड हेल्थ डे,
क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कब बनाते हैं? 7 अप्रैल को बनाते हैं। एक होता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे यानी मौखिक स्वास्थ्य दिवस, जो कि बनाया जाता है कब? 20 मार्च के दिन। दोनों अलग अलग ही, याद रखना, ओरल हेल्थ डे मार्च में होता है और वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल में होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी थीम होती है, तो देखिए 2025 की यहाँ पर थीम पूछी हुई है, तो वर्ल्ड हेल्थ, देखिए आपको याद रखना है हेल्थी बिगनर्स, दोनों की मैं आपको बता दूंगा, हेल्थी बिगनर्स होपफुल फ्यूचर। ये किसकी थीम थी? हेल्थ डे 2025 की। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की हम बात करते हैं तो उसकी थी ए हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी। कभी एक माउथ कभी हमारा खुश रहेगा तो वो कैसा रहेगा? हमारी बॉडी भी हैप्पी रहेगी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। आयुष्मान सखी क्या है? तो आप सभी को पता है भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना चलाई गई थी। आयुष्मान योजना में आप सभी को पता है 5 लाख रुपए तक का क्या होता है? स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य के लिए आपको क्या होते हैं? 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। तो उसी के चैट बोर्ड के लिए यहाँ पर आयुष्मान सखी हमें व्हाट्सएप पर भी मदद कर सके, उसके लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान सखी क्या बनाया गया है? एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जो व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क दुर्घटना को बढ़ावा देने, सड़क दुर्घटना नहीं, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान पर सहायता के लिए 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? तो आपको याद रखना है, देखिए मुख्य रूप से क्या है कि 2025 में एक योजना आई जिसका नाम था राहबीर योजना। क्या था? राहबीर योजना। ये राहबीर योजना आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है? एक्सीडेंट से रिलेटेड है। अब क्या होता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग बाग क्या करते हैं? इग्नोर मार देते हैं। कभी भैया हमने इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया तो पुलिस हमें जेल में बिठा के रखेगी, हमसे पूछताछ करेगी, तो व्यक्ति क्या होते हैं? उससे बचते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जब रोड एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए एक योजना लाई गई, राहबीर योजना। कभी कोई भी व्यक्ति 1 आवर के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर उसे कहां पर पहुंचा देता है? हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे? 25,000 रुपये क्या दिया जाएगा? इनाम के रूप में दिया जाएगा। किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और कभी आप उसे 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 रुपये की सहायता राशि आपको दी जाएगी। और यह राशि कितनी बार दी जा सकती है? 5 बार अधिकतम दी जा सकती है। यानी एक व्यक्ति को कितनी बार देनी है? 5 बार अधिकतम यह दे। जो 1 घंटा होता है इसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर यानी 1 घंटे तक व्यक्ति क्या हो सकता है? जीवित हो सकता है। तो गोल्डन आवर के अंदर कभी आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो आपको 25,000 रुपये का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनाम दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क की स्थापना की जा रही है? देखिए मैं बता देता हूँ। पीएम मित्रा मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर यानी मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई थी जिसका नाम था पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क। इसके अंतर्गत 7 राज्यों में 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। उसी में से एक मध्य प्रदेश के धार जिले, कहाँ पर? धार जिले के एक जगह है भेसोला। धार जिले में क्या है? भेसोला। भेसोला के पास पड़ता है बदनावर। यहाँ पर एक क्या बनाया जा रहा है? पीएम मित्रा पार्क बनाया जा रहा है जिसका मुख्य रूप से शिलान्यास 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर है धार। एक में भेसोला भी पूछा गया था, तो दोनों याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ लिखी है हरि सिंह गौर ने। इन्हीं के नाम पे मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में 1946 में ओपन की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। मैंने कितनी बार बताया ये आपको? एक बार मैंने पूरी लिस्ट बताई थी बुंदेला विद्रोह की।
बुंदेला विद्रोह जो कब हुआ था, तो आप सभी को पता है ये हुआ था मुख्य रूप से 1842 में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। मैंने एक तरफ लिस्ट बनाई थी, एक तरफ राजा का नाम लिखा था। कभी आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको जरूर मिलेगी। मैंने एक ही व्यक्ति का नाम बताया था, राजा परीक्षित, वो जेतपुर से लड़े थे। तो पहले का ऑप्शन भैया सेकंड वाला हमें एक ही याद था और यहीं पर हमारा क्या हो जाता है, आंसर सही हो जाता है। मधुकर शाह नरहुट से लड़े थे, हृदय शाह हीरापुर से लड़े थे, ढिल्लन शाह नरसिंहपुर से लड़े थे। तो ये सभी बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता थे। इनको जरूर आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारी में से कौन नहीं था? तो देखो, शहादत खां थे, बंस गोपाल था, भागीरथ सिलावट था, परंतु फिरोज शाह नामक व्यक्ति का हमें नाम नहीं देखने को मिलता। ये हमें इनका नाम देखने को मिलता भोपाल में। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति थे, फिरोज शाह उसमें शामिल नहीं था। राइट आंसर सी वाला हो जाता है। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? तो मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति का नाम है राव बख्तावर सिंह। क्या था? राव बख्तावर सिंह। मैंने बताया था ये सरदारपुर रियासत के राजा थे जो कि भिलाला जनजाति से संबंधित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पर कब्जा कर लिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिथौरा कला के चित्रों का अंकन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो मैंने बहुत बार बताया कि यह भील जनजाति की एक प्रमुख चित्रकला है। जो इसकी उपजाति राठवा मुख्य रूप से इसको बनाती है और जो चित्रों का अंकन करता है उसे लखिंद्रा के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से घोड़े का चित्रांकन किया जाता है। किसका? घोड़े का चित्रांकन किया जाता है। किसके सम्मान में? तो पिथौरा बाबा के सम्मान में यह मुख्य रूप से चित्रकारी की जाती है। मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद किस विभाग के संबंध में है? तो ये भैया जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद। अब ये क्यों पूछा गया? क्योंकि ये कुछ अलग है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलता है? भोपाल में देखने को मिलता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग नोडल विभाग है? यानी जो वन अधिकार अधिनियम 2006 आया उसका क्रियान्वयन कौन सा विभाग करता है? तो उसका नाम है जनजातीय कार्य विभाग। मैंने बताया था कि जनजाति के जितने भी अधिकार हैं वन पर, उन अधिकारों की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया था, जो भारत में 1 जनवरी 2008 को क्या हुआ था? लागू हुआ था पूरे भारत में। तो ये जनजाति के हमें रक्षा करनी, जनजाति के वन अधिकारों की, तो वो किस विभाग के अंतर्गत आएगा? जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भैया कौन सा आवश्यक नहीं है? सघन वन क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से आवश्यक नहीं है। जहाँ पर जनजातीय आबादी की प्रधानता होगी उसे अनुसूची 5 में शामिल किया जा सकता है। पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन हो तो शामिल किया जा सकता है। एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील हो तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स का बैच है, मात्र 599 में भी अवेलेबल है। आप इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। कभी आप कुछ भी नहीं पढ़े तो DC सर की याद करने वाली क्लासेस यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा 100% कोर्स हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मैंने आपको बताया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनवरी 1990 में इसे क्या किया गया था? पूरे भारत में लागू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सूची की सीटों के आरक्षण एवं प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? यानी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 332 में। अब देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 टोटल सीटें हैं, 82 उसमें से आरक्षित हैं, जिसमें से 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए है और 35 क्या अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में आंसर देके जाना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है। साथ में बताइएगा यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। कभी कमेंट अच्छे आते हैं तो यह सीरीज कंटिन्यू की जाएगी, अन्यथा इस सीरीज को बंद किया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।